आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण रचना जहां लक्ष्मी कैद है का भाग 3। आवाज है विकास कुमार की। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वह कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात, घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी वह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हॉल में हर चीज में हर चीज पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक ओर आटे में नहाई चक्की काले पत्थर के बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी और उसका पिसे आटे को संभालने वाला गिलाफ हाथी की सूंड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहां से एक चौड़ा पट्टा चक्की को चलाता था। इतने हिस्से में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी और दो हड्डियों के क्रॉस के नीचे खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे की बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कथाकली की मुद्रा में एक बांह ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पलड़े में मन से लेके छटाक तक के बाटों का ढेर लगा था। यद्यपि लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में इसे उतार कर रख दिया कर, लेकिन किसी किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती थी और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। उस समय बर्फ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलावर सिंह को अधिक पसंद न था। वह उसे यह कहकर टाल देता कि लड़ाई में सुबह ही सुबह काफी ठंडी बंदूकें लेकर मार्च और परेड कर लिया, अब क्या जिंदगी भर ठंडा लोहा ही छूना उसकी किस्मत में बंधा है। इसलिए वह उसे टंगी ही रहने देता। हालांकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाजा खोलने उठता तो खुद ही उससे टकराता उलझता और रात के एकांत में फौजी गालियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर, एक और पिसाई के लिए भरे अन्न या पिसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियां और ऊपर चढ़कर अन्न डालने का मजबूत सा स्टूल। इस समय दोनों टांगे, जिनमें कीलदार फूट बूट डटे हुए थे, धरती पर फैलाए चौकीदार मजे से खाट की पाटी पर झुका बैठा अपना पुराना पहली लड़ाई के सिपाही पने की याद वाला ग्रेट कोट चारों ओर लपेटे शान से बीड़ी धौंक रहा था और धीरे धीरे सामने बैठे मिस्त्री सलीम से बातें करता जा रहा था। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरोसी जल रही थी। जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रख के कोयले लकड़ी कुछ डाल देता और कभी कभी अत्यंत निष्प्रहता के साथ हाथ या पांव उस दिशा में बढ़ाकर गर्मी सोखता। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबा डुबा कर उनके पंचर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, रबर की कतरनें, कैंची, पेंच, प्लास, सॉल्यूशन, चमड़े की पेटी और एक और टायर लटके 10-12 साइकिल के पहियों का ढेर था। अपने इस सामान से उसने आधे से ज्यादा कमरा घेर लिया था। जब गोविंद उसके पास आया तो वह सिर झुकाए ही हंसता हुआ ट्यूब के पंचर को पकड़कर कान में लगी कॉपिंग पेंसिल को थूक से गीला करते हुए निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था। हालांकि ट्यूब पानी से भीगा था और सामने पानी भरी बाल्टी भी रखी थी। यह कहा जमादार साहब ने। फिर एक भौं को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नामा ढीला करें तो उसकी लड़की पर जिन का साया है। उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हुआ आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकती थी। उसका सारा बदन ऐंठने लगता था
मुंह से झाग आने लगते थे, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आंखें और जीभ बाहर निकलने लगती थी। कौन लड़की है लाला की? लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी ना हो। उसका दिल आशंका से डूबने सा लगा। उसने सुना, कोलाहल अब लगभग शांत हो गया था और कहीं दूर से रह रहकर एक हल्की रोने की आवाज़ भर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा वौरा आ गया हो, तभी तो ये लोग निश्चिंत हैं। गोविंद को सुनाकर चौकीदार बोला, नामा, तुम भी यार मिस्त्री, किसी दिन बेचारे बुड्ढे का हार्ट फेल कराओगे। और बेटा, इस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे? वह तो हवा ही दूसरी है। आओ बाबूजी, बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वह गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। एक तो गोविंद कस्बे से आया था और उसे शहर में चौकीदारी करते हो चुके थे नगद 20 साल। दूसरे, वह फौज में रहा था और कैरो तक घूम आया था। उम्र, अनुभव, तहजीब, सभी में वह अपने को गोविंद से ज़्यादा ही समझता था। लेकिन गोविंद को इस सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिककर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, यह शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नजरों से उसकी आंखें मिलीं। उसने अपनी खिचड़ी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ऊपर कोई चीज किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब, झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तू खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया। कागज नोचकर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया। फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी, दूसरी को दोनों तरफ से फूंका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बरोसी में निगाहें घुमाते जरा व्यस्तता से बात जारी रखी, तुझे क्या मालूम नहीं है? उन दोनों की चहुल से गोविंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकाले पंक्चर के स्थान को रेगमाल से घिस रहा था। वह जब भी कोई काम एकाग्रचित होकर करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर के होंठ की तरफ मोड़ लेता था। उसकी चांद के बीच में उभरते गंज को देखकर गोविंद ने सोचा कि गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कमबख्त तो आधी रात में यहाँ पंक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर झुकाए ही कहा, अब मैं बाबूजी को किस्सा बताऊं या इन ट्यूबों से सर फोड़ूं? साले सड़कर हलवा तो हो गए हैं, पर बदलेगा नहीं। मन तो होता है सबको उठाकर इस अंगीठी में रख दूं। होगा सुबह सो देखा जाएगा। ये इतने ट्यूब हैं काहे के? जरा आत्मीयता जताने को गोविंद ने पूछा। हालत तो सच में इनकी बहुत खराब हो रही है। आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। यह आपके लाला के जो 2 दर्जन रिक्शा चलते हैं उनका कूड़ा है। यह तो होता नहीं कि इतने रिक्शे हैं, रोज टूट फूट मरम्मत होती ही रहती है। हमेशा के लिए लगा लें एक मिस्त्री, दिन भर की छुट्टी हुई। सो तो नहीं, ट्यूब टायर मेरे सिर हैं और बाकी टूट फूट मिस्त्री अली अहमद ठीक करते हैं। फिर उसने यूं ही पूछा, आप बाबूजी नए आए हैं? हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वह नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। तभी तो, मिस्त्री बोला, तभी तो आप यह सब पूछ रहे हैं। रात को इसका हिसाब रखते हैं ना? हाँ, थोड़े दिनों में अपने फर्जंद को भी आपसे पढ़वाएगा। अपने फर्जंद शब्द में जो व्यंग्य उसने किया था, उससे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार की दी हुई बीड़ी सुलगाई। अबे उन्हें यह सब क्यों बताता है? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है, चौकीदार बोला। नहीं, सच, मुझे कुछ नहीं मालूम, गोविंद ने जरा आश्वासन के स्वर में कहा। इन लाला के पिताजी ही यहाँ चले आए थे ना, सो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। बताइए ना, क्या बात है? गोविंद ने आदरपूर्वक जरा खुशामद के लहजे से पूछा। शायद उसकी जिज्ञासा व्याकुलता से प्रभावित होकर मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं, लाल की बड़ी लड़की जो है उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है,
पर हमारा तो कयास है कि बाबूजी दौरा वौरा नहीं, उस पर किसी आसेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश नहीं रहता। विधवा है? जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते हुए दिल से पूछ बैठा। हाय लक्ष्मी ही ना हो। इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराकर मुस्कुराना उससे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कस के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी, इसने उसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से नहीं रहा गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। चौकीदार इस बार अत्यंत ही रहस्यमय ढंग से हंसा, जैसे कह रहा हो, अच्छा तुम भी जानते हो? गोविंद के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, उसकी उम्र क्या है? लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी, आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया तो, मैं इनके बारे में कुछ भी कतई भी नहीं जानता। एक तरफ आत्मसमर्पण के भाव से गोविंद बोला। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है, चौकीदार बोला। आप शायद नए आए हैं, यही वजह है। फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं? अरे लो, यह भी कोई पूछने की बात है? इसमें छिपाना क्या? यहाँ रहेंगे तो कभी ना कभी जान ही जाएंगे। अच्छा तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया। आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। लामुहाला, जो कंजूस होगा वो रईस तो होगा ही, मिस्त्री बोला। नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार इस हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। अच्छा अच्छा सुनाओ, मिस्त्री बूढ़ों की तरह मुस्कुराया। इसकी यह चक्की है ना, सहालगों में इस पर हजारों मन पिसता है। वैसे भी 200-250 मन तो कम से कम पिसता ही है रोज। अफसरों और क्लर्कों को कुछ खिला पिलाकर लड़ाई के ज़माने में इसे मिलिट्री के कुछ ठेके मिल ही जाते थे। आप जानो, मिलिट्री का ठेका तो जिसके पास आया सो बना। आप उन दिनों देखते लक्ष्मी फ्लोर मिल के हल्ले, बोरे यों चुने रहते थे जैसे मोर्चे के लिए बालू भर भर रख दिए हों। इसमें इसने खूब रुपया पीटा। मिलिट्री के गेहूं बेच दिए औने पौने भाव, और रद्दी सस्ते वाले खरीद कर कोटा पूरा किया। उसमें कड़िया मिला दी। पिसाई के उल्टे सीधे पैसे तो इसने मारे ही। ब्लैक, 420 चोरी, क्या क्या इसने नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक काफ़ी बड़ा जूतों का कारखाना भी इसका है। उसे इसके बेटे संभालते हैं। 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक चलते हैं। शायद गांव में भी काफ़ी ज़मीन इसने ले रखी है। एक काम है साले का, इतना तो हमें पता है, बाकी इसकी असली आमदनी तो कोई नहीं जानता। कुछ ना कुछ करता ही रहता है। भगवान ही जाने, रात दिन किसी न किसी तिकड़म में लगा ही रहता है। करोड़ों का आसामी है। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि सब सिर्फ 25-26 साल की जमा की हुई रकम है। चौकीदार दिलावर सिंह मिलिट्री में रह आने के कारण खूब बातूनी था और मोर्चे के अपने अफसरों के किस्से को, अपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर इतनी बार सुना चुका था कि उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बात के उतार चढ़ाव के साथ उसकी आंखें और चेहरे की भंगिमाएं बदलती रहती थीं। उसकी बातें गौर और रुचि से सुनते हुए भी गोविंद के मन में एक बात टकराई। लक्ष्मी को दौरे आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो निशान लगा भेजे हैं यह भी दौरों की दशा में ही लगाए हों और उनका कोई विशेष गहरा अर्थ ना हो? इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने ऊपर से आश्चर्य प्रकट करके पूछा, सिर्फ 25-26 साल? नई बीड़ी जलाते हुए चौकीदार ने जोर से सिर हिलाया। गोविंद ने सोचा, और लक्ष्मी की उम्र क्या होगी? और कंजूसी की हद तो आपने देख ही ली होगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग हो रहा है, सारा बदन कांपता है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हांफता हुआ पैदल जाएगा। क्या मजाल जो सवारी कर ले।
गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती आधी पहने आधी बदन पे लपेटे। जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस, बस इसी में पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। कभी किसी मकान की मरम्मत ना कराना, सफ़ेदी सफाई ना कराना, हमेशा यही ध्यान रखना कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कहाँ बेकार नल या पंखा चल रहा है। लड़का है सो उसे मुफ्त के चुंगी के स्कूल में डाल दिया है, लड़की घर पर बैठा रखी है। एक एक पैसे के लिए घंटों रिक्शे वालों से, ट्रक वालों से लड़ना, बहसें करना और चक्की वालों की नाक में दम रखना। उन्हें दिन रात यह सिखाना कि किस चालाकी से आटा बचाया जा सकता है। 20 रुपए का आटा तो रोज होटल वालों को बिकता है, सो अलग। जिस दिन से चक्की खुली है, घर के लिए तो आटा बाजार से आया ही नहीं। आप विश्वास मानिए, कम से कम 12-15 हज़ार की आमदनी होगी, लेकिन सूरत देखिए, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। किसी आने जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नहीं, पान सुपारी की तो बात ही दूर है। कौन कह देगा यह पैसे वाला है? यह उम्र होने आई, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे, हाय हाय। दुनिया के किसी और काम से इसे मतलब ही नहीं है। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन लाला रूपाराम अपनी ही धुन में मस्त। नौकरों को कम से कम देना पड़े इसलिए खुद ही उनके काम को देखता है। मुझसे तो इसलिए कुछ नहीं कहता कि मुझ पर थोड़ा विश्वास है, दूसरे मेरी ज़रूरत सबसे बड़ी है। लेकिन बाकी हर नौकर रोता है इसके नाम को। और मज़ा यह है कि सब जानते हैं कि झक्की है, कोई इसकी बात को ध्यान से सुनता नहीं। बाद में सब इसका नुकसान करते हैं, आसपास के सभी हंसते और गालियां देते हैं। बच्चे कितने हैं? चौकीदार को इन सब बेकार की बातों में बहकते देखकर गोविंद ने सवाल किया। उसी बात पर आता हूँ, चौकीदार इत्मीनान से बोला। सच बाबूजी, मैं यह देख देख कर हैरान हूँ कि इस उम्र तक तो इसने यह दौलत जुटाई है, अब इसका यह कमबख्त करेगा क्या? लोग जमा करते हैं बैठकर भोगें, लेकिन यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा रहता है। इसे जमा करने की ही ऐसी हाय हाय रही है कि दौलत किस लिए जमा की जाती है, इस बात को यह बेचारा बिल्कुल भूल गया है। बड़े चिंतित और दार्शनिक मूड में दिलावर सिंह ने आग वाली राख को देखते हुए कहा, इस उम्र तक तो इसे जोड़ने की ऐसी हवस है, अब इसका यह भोग कब करेगा? सचमुच बाबूजी, जब कभी सोचता हूँ तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। देखो, आज की तारीख तक यह बेचारा भाग दौड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है। एक पाई उसमें से खा नहीं सकता, जैसे किसी दूसरे का हो। अब मान लीजिए कल यह मर जाता है, तो यह सब किसके लिए जमा किया गया? बेचारे के साथ कैसी लाचारी है, मर कर जी कर नौकर की तरह जमा किए जा रहा है। ना खुद खा सकता है, ना देख सकता है कि कोई दूसरा छू भी ले। जैसे धन के ऊपर बैठा सांप, खुद उसे खा नहीं सकता, खाने तो खैर देगा ही क्या? उसकी रखवाली करना और जोड़ना। और लाला रूपाराम के प्रति दया से अभिभूत होकर चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। फिर दूसरे ही क्षण दांत किटकिटाता हुआ बोला, और कभी कभी मन होता है छुरा लेकर साले की छाती पर चढ़ जाऊं और मुरब्बे की आम की तरह गोदूं। अपने पेट में जो इसने इतना धन भर रखा है, उसकी एक एक पाई उगलवा लूं, चाहे खुद ना खाए, लेकिन जिसे अपने बच्चों को भी खिला नहीं सकता, उस धन का क्या होगा? इसके बच्चे कितने हैं? इस बार फिर गोविंद अधीर हो गया। असल में वह चाहता था कि दार्शनिक उद्गारों को छोड़कर वह जल्दी से जल्दी मूल विषय पर आ जाए, लक्ष्मी के विषय में बताए।